नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिक्स मोबाइल। फिर से आपको स्वागत है एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हमारे पास एक Redmi Note 10 Pro का हैंडसेट आया है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो नहीं चलता है और ये फ़ोन कभी कभी ऑफ हो जाता है, फिर ऑन नहीं होता। फिर 2-3 घंटा बाद अगर ऑन करने की कोशिश किया जाए तो फिर ये ऑन हो जाता है। तो जब कस्टमर ने मेरे को ये फ़ोन दिया था तब तो ये फ़ोन पूरा ऑन था, लेकिन अब ये फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है। और जब मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए ये पूरा ऑन नहीं हो रहा है। ये ऐसे ही एमआई लोगों पर स्टक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो आप ज़रा देखिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि बैटरी में चार्ज वगैरह नहीं है, बैटरी में फुल चार्ज है, फिर भी ये फ़ोन ऐसी कंडीशन में चल गई है। ठीक है, तो देखिए ये सेकेंड लोगों पर भी आ रहा है, उसके बाद ये फ़ोन पूरा ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, देखिए आप देखिए दोस्तों ये फ़ोन ऑफ हो गया। फिर से हम एक बार कोशिश करते हैं इस फ़ोन को ऑन करने की। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा एक बार इसको ऑन किया। दोस्तों अगर आप ऐसे ही कोई आपके कोई फ़ोन है रिपेयरिंग करवाने के लिए तो आप हमको कुरियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुरियर में भी काम लेते हैं। तो अगर आप कोई भी आपको हैंडसेट भेजेंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी का या फिर यूएफएस का, तो आप हमको वो कुरियर कर सकते हैं और हम आपको बहुत ही चीप रेट में वो काम करके देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन ऑफ़ हो गया। तो अभी हम इसको फटाफट से डिसेंबल कर लेते हैं। तो पहले ही दोस्तों मैंने इसका बैक पैनल खोल के रखा था क्योंकि टाइम बर्बाद ना हो। तो चलिए मदरबोर्ड को हम अलग कर लेते हैं और चलिए इसका जो दोस्तों प्रॉब्लम है आपको तो पता ही होगा कि ये सीपीयू से ही आता है कि कैमरा नहीं चलना, स्पीकर बंद हो जाना या फिर कभी कभी रिस्टार्ट होना, हैंग ऑन लोगो, ये सब बहुत सारी अभी जो फ़ोन आ रही है ये जो सीपीयू के वजह से ही होता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें सिंपल इसको सीपीयू को जस्ट रिवॉल्व करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज Redmi Note 10 Pro का सीपीयू रिवॉल्व का काम को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों ये जो शील्ड वगैरह है इसको आपको हीट दे के उठाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी हो सके आप कटर से इसको काट के निकालिए, क्योंकि हीट वगैरह देने से जो आसपास में जो एमएमसी या फिर लगा होता है या फिर कोई भी छोटा मोटा कंपोनेंट्स या फिर पावर ऐसे होता है तो वो डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो आप हो सके तो उसको कटर से ही सेफली कटर से वो टिन को काट के फिर आप सीपीयू को डिवॉल्व कीजिए। ठीक है, तो बहुत अगर ज़रूरत नहीं हो तो आप उसको ब्लोअर से मत उठाइए, एसएमडी से आप कटर से ही आराम से उसको काट के निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने भी कटर से जस्ट सीपीयू मेरे को जितना स्पेस चाहिए सीपीयू निकालने के लिए उतना ही मैंने काटा है, बाकी मैंने नहीं काटा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज सीपीयू रिवॉल्व को। देखिए दोस्तों, मैं अभी जो एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ वो है क्विक का 2008 और मैंने इसमें टेम्परेचर जो रखा है वो है 355 और एयर मैंने 100 पर रखा है। दोस्तों 2008 जो एसएमडी है ये बहुत ही सेफ़ होता है सीपीयू या फिर एमएमसी निकालने के लिए। तो 857 से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मेरे को जब भी मैं सीपीयू या फिर एमएमसी को निकालने की काम करता हूँ तो मैं क्विक 2008 यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास क्विक 2008 है तो आप सीपीयू निकालने के लिए वही यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बहुत सेफ़ है। तो आपका एक भी प्रिंट डैमेज नहीं होता। तो देखिए दोस्तों मेरा एक भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ। तो मैंने आपको टेम्परेचर और एयर बता दिया है, तो आप वही टेम्परेचर रख के आप निकाल सकते हो। और दोस्तों बिल्कुल भी आप जल्दबाजी ना करो, थोड़ा सा हीट करते रहो। जब आपका स्क्रैपर थोड़ा सा अंदर जाए तो फिर भी आपको नहीं निकालना है, थोड़ा सा और उसको हीट करने के बाद आपको बस फ्लिप करना है तो और आपका ऐसी बहुत सेफली से निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए।
तो देखिए दोस्तों, अभी मैं जो ब्लैक पेस्ट था उसको तो मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं फिर भी उस पर थोड़ा सा पीपीडी लगा के आयरन से उसको एक बार जो है, जो सारे बॉल है ब्लैक ब्लैक बॉल, तो ये आपकी साड़ी एक बार शाइनी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जब आप सीपीयू लगाओगे तो एक बार में आपका कनेक्टिविटी मिल पाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी नहीं करोगे, फिर से आप थोड़ा बहुत क्लीन करके आप सीपीयू लगा दोगे, हो सकता है कि आपका कोई सेक्शन काम ना करे, जैसे कि कैमरा सेक्शन या फिर रिंगर सेक्शन। ये जो सारी बॉल है ये आपको थोड़ा सा एकदम क्लीन करना है और उसके बाद ही आपको सीपीयू लगाना है। तो जैसे आप थोड़ा सा पीपीडी लगा के और पेस्ट दे के थोड़ा सा आयरन चला देते हो तो सारे बॉल जो है वो शाइनी हो जाता है, और उसके बाद जब आप सीपीयू लगाओगे तो उसमें कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और दोस्तों आप जब भी क्लीन करना तो टूथब्रश का यूज़ आप बिल्कुल मत करना, हो सके तो कोई कॉटन या फिर जो बाड्स आता है उससे आप साफ़ करना, क्योंकि उससे जो है आपका बोर्ड भी सेफ रहेगा और आपका आईसी भी सेफ रहेगा। कई बार आप अगर ब्रश से थिनर दे के उसमें वॉश करोगे तो कोई कंपोनेंट्स वगैरह निकल जाता है, या फिर कोई प्रिंट अगर थोड़ा सा लूज़ हो गया है तो वो भी निकल जाता है। तो आप ब्रश का यूज़ थोड़ा कम कीजिए, और कॉटन, अगर आपके पास कॉटन है तो कॉटन से जो कपड़ा आता है उससे भी कर सकते हो, या फिर जो बाड्स आता है, ईयरबड्स जो आता है उससे भी आप उस पर क्लीन कर सकते हो। तो उसमें बहुत अच्छा क्लीन होता है और आपका जो पीसीबी है वो भी सेफ होता है। ठीक है, उसमें कोई कंपोनेंट्स वगैरह नहीं निकलता है, आपका कोई प्रिंट वगैरह भी डैमेज नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, हमारा बोर्ड तो क्लीन हो गया, अभी हम इस आईसी को क्लीन करेंगे। और आईसी को क्लीन करने के लिए दोस्तों आपको एसएमडी से हीट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो, और जब भी आप आईसी पर, दोस्तों ये बात मेरे को हमेशा याद रखना, जब भी आप आईसी क्लीन करना कोई भी उसमें पेस्ट मत लगाना, आप रोज़िन से ही उसको क्लीन करना, क्योंकि रोज़न जो होता है उसका लेयर बहुत मोटी होता है। ठीक है, तो उस पर आपको आईसी का डैमेज होने का चांसेस बहुत कम होता है। अगर आप पेस्ट लगा के करोगे, हो सकता है कि आपका आयरन जब चलाओगे आपका आईसी डैमेज होने का चांस होता है। और जब भी आप डीसोल्डर चलाना आईसी के ऊपर, हमेशा टेम्परेचर आयरन का रखना 320 से 325 के करीब, और जो डीसोल्डर हुई है उसको डबल फोल्ड करके उसके बाद ही आप यूज़ कीजिए। अगर आप सिंगल फोल्ड में या फिर 350 360 आयरन में लगा के आप आईसी के ऊपर ऐसे काम करोगे तो हो सकता है कि आपका आईसी डैमेज हो जाए। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी आप आईसी के ऊपर काम करना, पेस्ट मत लगाना, रोज़न लगाना। रोज़न का लेयर बहुत मोटा होता है तो आपका आईसी सेफ होता है। और जो डिसोल्डर विक है उसको भी आप डबल फोल्ड करके यूज़ करना, और जो आयरन का टेम्परेचर होगा वो आप 320 से 325 के बीच रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 350 360 आयरन का टेम्परेचर रखोगे उसके बाद आप करोगे तो हो सकता है आपका आईसी डैमेज हो जाए। या फिर अगर आप एसएमडी से भी क्लीन करते हो 300 350 हीट दे के, और स्क्रैपर से जो ब्लैक पेस्ट निकालते हो, तो हो सकता है कि आपका हैंड स्किल अगर थोड़ा सा सही नहीं है तो आपका आईसी डैमेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको मेथड दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल सेफ मेथड है। अगर आप इसको फॉलो करोगे आपका 110% काम हो जाएगा, और आपका आईसी भी कोई मतलब कि डैमेज नहीं होगा, और आपका काम एक ही बार में सक्सेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरा आईसी क्लीन हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा और रोज़न लगा के इसको एक बार डीसोल्डर चला दूँगा। और देखिए दोस्तों, मैं हल्का हल्का एकदम 250 टेम्परेचर पे जो ब्लैक पेस्ट थोड़ा बहुत है उसको मैं स्क्रैपर से क्लीन कर रहा हूँ। अभी मैं 857 का यूज़ कर रहा हूँ 857DW, और उसमें मैंने टेम्परेचर रखा था 250 और एयर मेरा था 2 पे। ठीक है, और अभी एक बार मैं उस पर रोज़न लगा के डीसोल्डर चलाऊँगा और हमारा आईसी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा काम करने के लिए। फिर हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये आईसी में थोड़ा सा जो ब्लैक होता है, ठीक है, तो उसमें एक आपको तार ब्रश भी मिलता है, तो आप उससे भी थोड़ा सा थिनर लगा के हल्का हल्का अगर आप उस ब्रश से आप आईसी के ऊपर चलाओगे तो आपका जो ब्लैक बॉल होता है वो भी शाइनी हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस पर बहुत ही ज़्यादा आपको ज़ोर से नहीं घिसना है, फिर आपका आईसी डैमेज हो सकता है या फिर ग्राउंड निकल जाएगा, फिर आपका आईसी किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने डीसोल्डर को डबल फोल्ड पे रखा है और मेरा आयरन का टेम्परेचर अभी है 325, और मैं एक बार बस और डीसोल्डर इस पर चलाऊँगा और उसके बाद हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम आईसी को रिवॉल्व करते हैं।
देखिए दोस्तों, आईसी रिवॉल्व करने के लिए आपको बस एक जो टिश्यू पेपर है उसको थोड़ा सा आपको 3 या 4 लेयर में इसको फोल्ड करके रख लेना है। और आप यूज़ कीजिए कि आप यूनिवर्सल स्टेंसिल मत यूज़ कीजिए, जो इसका मतलब कि जो इसका मॉडल नंबर है वही सेम सीपीयू का ही आप स्टेंसिल यूज़ कीजिए। तो इसका मॉडल है SM7150 सीपीयू, ठीक है। तो ये क्वालकॉम की है, स्नैपड्रैगन। तो अभी हम इसको देखिए रिवॉल्व करेंगे। और दोस्तों, जब आप आईसी को रिवॉल्व करना तो पीपीडी पेस्ट को थोड़ा सा आप कॉटन में लेके उसको सुखा लेना, क्योंकि अगर आप गीला पीपीडी यूज़ करोगे तो हो सकता है आपका रिवॉल्विंग अच्छे से ना हो। तो मैंने जो सूखा पीपीडी है उसको थोड़ा सा कॉटन में लगा के, जो गीला पीपीडी है उसको सुखा लिया है। उसके बाद मैंने जो सूखा पीपीडी है उसको मैं लगाऊंगा। और उसके बाद आपको जो टेम्परेचर रखना है, तो देखिए दोस्तों, मैं अभी रिवॉल्विंग करने के लिए जो है क्विक 857DW का यूज़ कर रहा हूँ। और उसमें मैंने टेम्परेचर रखा है 300 और एयर मैंने रखा है 2 पर, ठीक है। तो एयर आपको 2 पे रखे, बस एक साइड पे, एक कॉर्नर पे आपको एसएमडी को पकड़ना है और आपका देखना कि सारे जो आईसी है आपको रिवॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक ही कॉर्नर से आपको हिट करना है और देखिए हमारा आईसी रिवॉल्व हो गया। और उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा इस पर पेस्ट लगाना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी बॉल ऐसी होता है कि आपका जो आईसी के साथ सही से कनेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप पेस्ट लगा के एक बार और हिट कर दोगे तो आपका जो सारी बॉल है वो आईसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपकी रिवॉल्विंग एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारी रिवॉल्विंग हो गई है। और अभी हम इस आईसी को बोर्ड पर लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा आईसी पूरा अच्छी तरीके से रिवॉल्विंग हो चुका है। और अभी हम इस आईसी को पेस्ट करेंगे बोर्ड में। और पेस्ट करने के लिए फिर से मैं वही जो मेरा एसएमडी है क्विक 2008 उसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इस बार दोस्तों टेम्परेचर आपको 355 नहीं रखना है, क्योंकि जब हम निकालते हैं तब ब्लैक पेस्ट वगैरह होता है या फिर कंपनी का सोल्डर बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम 355 360 ऐसा यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लगाएंगे, क्योंकि हम 183 पीपीडी से इसको रिवॉल्व किया है, तो इसमें तो उतना टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा टेम्परेचर है 330, ठीक है। और एयर है 100 पर। एयर आपको 100 ही रखना है। और देखिए दोस्तों, मैं क्विक का 2008 का यूज़ कर रहा हूँ। मेरा टेम्परेचर है 330 और एयर है 100 पर। और दोस्तों आपको पहले ही बहुत सारा पेस्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा पेस्ट लगा के पहले एक बार हीट करना है। आईसी एक बार सही से सेट हो जाए फिर दूसरी एक बार पेस्ट लगा के आपको बस हल्का सा टच देना है और आपका आईसी सही तरीके से, अगर एक बार आपका आईसी मूव होके अपने जगह पे आ जाता है तो आप इसका मतलब आईसी सही तरीके से लग चुका है, ठीक है। तो हमारी आईसी सही तरीके से लग चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और तुरंत आईसी को लगाने के बाद ही आप उस पर फ़ोन को ऑन मत कीजिए, क्योंकि आईसी वगैरह गर्म होता है तो हो सकता है आपका आईसी डैमेज हो जाए। तो पहले उसका थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा वॉश कर लीजिए थिनर से। उसके बाद बोर्ड पर लगा के हम चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बोर्ड पर लगा के इसको देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन अभी तो ऑन हो रहा है। तो पहले भी तो यही कंडीशन में था, लेकिन पूरा ऑन नहीं हो रहा था, सेकेंड लोगों तक आ रहा था, उसके बाद नहीं ऑन हो रहा था। तो देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन पूरा ऑन हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सीपीयू से ही प्रॉब्लम होता है, कि अगर आप सीपीयू को एक बार रिवॉल्व कर दोगे तो आपका सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और इसमें दोस्तों कस्टमर ने मेरे को बताया कि इसकी फ्रंट कैमरा भी नहीं चल रहा था। तो चलिए पूरा एक बार फ़ोन को हम फिटिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरा फ़ोन को फिटिंग करके एक बार ऑन कर लिया है, कैमरा वगैरह सब सेट कर लिया है। क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है तो इसीलिए मैंने फिटिंग की पार्ट को स्किप कर दिया है, ठीक है। फिटिंग का जो पार्ट है उसको स्किप कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा सब चल रहा है, हमारा फ़ोन सही कंडीशन पे आ चुका है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।